So guys, welcome back in another video on SCS Part 1 syllabus. सो पेपर 1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर 2 अभी कंप्लीट कर रहे हैं। पेपर 3 को रिमूव कर दिया गया है सिलेबस में से, इसकी जगह पे दूसरा पेपर आएगा और ये पेपर 3 जो है वो पार्ट 2 में चला गया है। ओके, सो पार्ट 1 का जो पेपर 2 है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 1983। अब बाद में जब अमेंडमेंट आया था तो इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 1983 की जगह पे अब क्या देखना है? सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 2022। ओके, और इसमें भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जो देखने हैं, जैसे रूल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 42 एंड 43। मीन्स 14 से लेके 21 तक एंड देन 42 एंड 43। सो इम्पैक्ट क्लासेस ऐप एंड्रॉयड मोबाइल के लिए अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, और अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो आप क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल कर सकते हैं WEVUSO, एंड आपको भी फिर वो क्लास प्लस की ऐप एक्सेस मिल जाएगी। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 2022, रूल 14 to 21 एंड 42 एंड 43। सबसे पहले तो बात आती है, ये रूल्स को बनाया गया है तो इसकी पावर कहाँ से आती है, किसने बनाया है? प्रेसिडेंट ने ये रूल्स बनाए हैं और पावर कहाँ से ड्राइव की है? आर्टिकल 283 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये भी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स जो हैं रिसीट एंड पेमेंट, ये कहाँ से पावर ड्राइव करते हैं? ये आर्टिकल 283(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं रूल 14 से। मोड्स ऑफ विड्रॉल्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट। नो विड्रॉल ऑफ मनी शैल बी मेड फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट एक्सेप्ट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल इन सपोर्ट ऑफ रिलेवेंट क्लेम फॉर द पर्पस। गवर्नमेंट अकाउंट से अगर मनी विड्रॉल करना है, गवर्नमेंट अकाउंट से अगर पैसा निकालना है, तो वो जिस भी क्लेम के लिए निकालना है उसके लिए एक बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, विदाउट बिल प्रेजेंट किए गवर्नमेंट से मनी नहीं ले सकते, मतलब गवर्नमेंट अकाउंट से मनी विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि एक आप एग्जांपल लो, जैसे मेडिकल क्लेम आता है, लगेज क्लेम आते हैं, या फिर जो डब्ल्यूज हैं वो न्यूज़पेपर क्लेम करते हैं, ठीक है, या फिर जब LTC में लोग जाते हैं, TD में जाते हैं तो क्लेम करते हैं रुपए, तो उसके लिए हमको एक कंटिंजेंट बिल देना पड़ता है। ठीक है, मस्ट होता है कि कंटिंजेंट बिल होना ही चाहिए। वो क्लेम क्या है? क्लेम क्या है? हम लोगों को LTC जाना है तो उसका क्लेम चाहिए, न्यूज़पेपर का क्लेम चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं, मेडिकल क्लेम, लगेज क्लेम, जो भी क्लेम चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक बिल देना पड़ेगा। तो हम लोग कौन सा बिल देते हैं? कंटिंजेंट बिल। ओके, सेम बात है वो बताई गई है, अगर गवर्नमेंट अकाउंट से मनी विड्रॉ करनी है तो जो भी क्लेम है उसके लिए एक बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा। No withdrawal of money shall be made from government account except by presentation of a bill in support of relevant claim for the purpose. Okay, bill होना चाहिए. Okay, a bill duly passed and paid by PAO or the check drawing and disbursing officer, short में CDDO, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है CDDO, check drawing and disbursing officer. A bill duly passed and paid by PAO or check drawing and disbursing officer containing full particulars of payment indicated by the payee and authenticated by the DDO becomes payment voucher or e-payment vouchers. एक जो, जैसे किसी ने कोई क्लेम था, उसने बिल प्रेजेंट किया, फिर वो क्या हुआ? वो बिल गया पेन अकाउंट्स ऑफिस के पास, या फिर चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के पास गया, उसने क्या किया? उसको पास कर दिया। ठीक है, बिल आया, बिल को पास कर दिया। ठीक है, तो बिल पास होने के बाद वो क्या बन जाता है? पेमेंट वाउचर या फिर e-पेमेंट वाउचर। डिजिटल में अगर डिजिटल बिल है तो e-पेमेंट वाउचर बन जाता है। ओके, और उस जो बिल है उसमें जो पेई है, पेई मतलब जिसको पेमेंट होना है, ओके, वो उसमें फुल पर्टिकुलर्स मेंशन करता है कि किस चीज़ का बिल है, कितना पेमेंट होना चाहिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब देता है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि बिल जब पास हो जाता है
किसी क्लेम का, चाहे वो पीएओ करे या फिर चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर करे, जब वो पास हो जाता है बिल तो उस बिल को क्या बोलते हैं, पेमेंट वाउचर या फिर ई पेमेंट वाउचर्स। ओके, द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द क्लेम और ई क्लेम, फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस, कैश मेमो इन सपोर्ट ऑफ रिलेवेंट क्लेम बिकम सब वाउचर। अब जो बिल है मेन, मतलब जो कंटिजेंट बिल्स फॉर एग्जांपल है, वो तो बन जाएगा पेमेंट वाउचर, और उसके सपोर्ट में जो फी रिसीट लगाई है, लेट्स से टिकट्स के बिल लगाए हैं, वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, वो सब वाउचर्स बन जाते हैं। ओके, जो मेन कंटिजेंट बिल है वो बन जाएगा पेमेंट वाउचर, ई पेमेंट वाउचर, और बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बिल के साथ आए हैं वो क्या बन जाएंगे, सब वाउचर। इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये एक फैक्ट है अलग से जो कि एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है जब वो सर्विंग है, मतलब अभी रिटायर नहीं हुआ है, सर्विंग है, जॉब कर रहा है, अब वो नो मैटर वो घर पे हो या ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, तो जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन का उसको पूरा पेमेंट मिलता है। लेट्स से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मॉर्निंग में 6 o'clock उसकी डेथ हो गई, तो जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन का फुल पेमेंट उसको मिलेगा, मतलब उस दिन की फुल सैलरी उसको मिलेगी। सेम थिंग इज रिटन हियर, और ये एग्जाम में एमसीक्यू में आ चुका है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, पे एंड अलाउंसेस शैल बी ड्रॉन फॉर द डे, कैलेंडर डे बिगिनिंग एंड एंडिंग एट मिडनाइट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स डेथ irrespective ऑफ द आवर एट विच डेथ टेक प्लेस। मतलब जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन का उसको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे, चाहे वो उस दिन में किसी भी टाइम पे एक्सपायर हुआ हो। और डे कैसे काउंट किया जाता है, वो मिडनाइट से मिडनाइट कैलेंडर मंथ। ओके, जैसे ही रात के 12 बजे तो नेक्स्ट डे लग गया, फिर नेक्स्ट डे की रात के 12 बजे तक वो डे चलेगा, ठीक है, उसके बीच में अगर वो कहीं भी उसके एक्सपायर होता है, डेथ होता है, तो उस दिन का उसको फुल पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, कई बार आया हुआ है। 15 प्लेस ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द डीडीओ एंड पेमेंट शैल बी मेड थ्रू द ऑथोराइज्ड मोड। प्लेस ऑफ पेमेंट क्या होगा, मतलब पेमेंट कहाँ किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डीडीओ डिसाइड करेगा, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब बेसिकली पे एंड अकाउंट्स ऑफिस एंड डीडीओ में क्या डिफरेंस होता है, जैसे हमारा ऑफिस है, डीएडी डिपार्टमेंट के जो ऑफिस होते हैं उसमें पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होते हैं। सो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में क्या होता है, क्लेम्स आते हैं उसका पेमेंट किया जाता है। लेकिन अगर एक एग्जांपल आर्मी का ले, आर्मी में भी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं। उनको क्या होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जो होते हैं वो कुछ लिमिट दे देते हैं कि आप इतने रुपए तक गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी या बैंक से आप विड्रॉ करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आर्मी का कोई मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसको डीडीओ बना दिया, ठीक है, अब उस डीडीओ का क्या काम है, वो बैंक या फिर ट्रेजरी से रुपए लेगा और अपने जो काम जैसे ज़रूरत होगी जहाँ पर वहाँ वो पेमेंट कर देगा। और इस काम के लिए उसको ऑथोराइज कौन करता है, डीएडी करता है, मतलब डीएडी के ऑफिसर ही करते हैं। तो डीएडी के ऑफिसर खुद भी पेमेंट करते हैं और साथ ही साथ किसी आर्मी के ऑफिसर को डीडीओ भी बना देते हैं, ठीक है, तो डीडीओ भी पेमेंट कर सकता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर डीडीओ आ रहा है। द प्लेस ऑफ पेमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द डीडीओ एंड द पेमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑथोराइज्ड मोड, किसी ऑथोराइज्ड मोड से किया जाएगा, मतलब अनऑथोराइज्ड वे में पेमेंट नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने गूगल पे कर दिया, यूपीआई कर दिया, इस टाइप से नहीं करना है, जो ऑथोराइज्ड वे है उसी वे में करना है। ये जो क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 16, ये एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है कि एक चेक की वैलिडिटी क्या होती है, चेक एंड रिफंड ऑर्डर की वैलिडिटी क्या होती है। तो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन वो इशू हुआ है उससे 3 month तक उसकी वैलिडिटी होती है। अगर 3 month तक उसको प्रेजेंट नहीं किया गया तो वो एक्सपायर हो जाता है। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ चेक एंड रिफंड ऑर्डर, अ चेक इशूड इन इंडिया फॉर मेकिंग पेमेंट or a refund order issued for refund of revenue under these rules shall be valid for 3 months from the date of issue. ठीक है, no payment shall be made thereafter unless fresh check or refund order is issued by sanctioning authority.
अगर एक बार वो एक्सपायर हो गया पेमेंट, ठीक है, या तो वो चेक एक्सपायर हो गया या वो रिफंड ऑर्डर एक्सपायर हो गया, तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको उससे दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते जब तक कि एक फ्रेश चेक या रिफंड ऑर्डर सैंक्शनिंग अथॉरिटी दोबारा से इशू ना कर दे। ओके, तो चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ ही है और रिफंड ऑर्डर की भी 3 मंथ है, उसके बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद फ्रेश इशू करवाना पड़ेगा। इन केस ऑफ फॉरेन चेक, ठीक है, अगर कोई चेक फॉरेन से मिला है, ठीक है, तो उस पर इंडिया के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है, उस पर कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, जिस कंट्री का चेक है वहाँ के जो रूल हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ अ फॉरेन चेक द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच चेक शैल बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज एप्लीकेबल इन दैट कंट्री। जिस भी कंट्री का चेक है उस कंट्री के जो लॉज होंगे उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ पॉइंट 17, डेट ऑफ पेमेंट, मतलब किस दिन माना जाएगा कि पेमेंट हो गया। हम लोग क्या है कि डीएडी में बहुत सारी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटली साइन पेमेंट, मतलब डिजिटल पेमेंट कर दें, ओके, ड्राफ्ट इशू कर दें, चेक इशू कर दें, कैश दे दें, तो मनी ऑर्डर कर दें, पोस्ट के थ्रू पेमेंट कर दें। तो किस दिन माना जाएगा कि पेमेंट हो गया, तो उसके लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। डेट ऑफ पेमेंट, डिजिटली साइंड पेमेंट एडवाइस, अगर जो डिजिटली साइंड पेमेंट एडवाइस होती है जो हम लोग सीएमपी वगैरह पे अपलोड करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली, सो उसका कौन सा डेट कंसिडर किया जाएगा कि किस डेट में पेमेंट हो गया। डिजिटली साइंड पेमेंट एडवाइस फॉर डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई, द डेट ऑन विच सच एडवाइस इज सक्सेसफुली अपलोडेड ऑन द पेमेंट गेटवे ऑफ द बैंक और द ड्यू डेट मेंशन्ड इन पेमेंट एडवाइस, whichever is later shall be reckoned as the date of payment। डिजिटल पेमेंट के केस में, मतलब जो ECMP पेमेंट होता है, जो CMP पेमेंट होता है, ई एडवाइस देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस, उस केस में क्या होगा कि जिस दिन वो जो डिजिटली साइंड फाइल है, ठीक है, जो डिजिटली साइंड फाइल है, जिस दिन वो बैंक के पेमेंट गेटवे पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली अपलोड कर देते हैं, उस दिन को डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा। या फिर उस डिजिटली साइंड जो एडवाइस है, ओके, जो फाइल है, उसमें अगर कोई स्पेशल डेट मेंशन है कि इस दिन पेमेंट होना है, तो वो पेमेंट डेट मानी जाएगी। अब इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे जो पीएओज होते हैं वो मंथली पेमेंट करते हैं सैलरी का, ठीक है, कोई 20,000 लोगों का करता है, कोई 50,000 लोगों का करता है, कोई 70,000 लोगों का करता है। जितना बड़ा पीओ है उतने ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उतने लोगों का पेमेंट करता है। अब पेमेंट करने में क्या होता है कि लेट्स से मंथ की लास्ट डे पेमेंट जाना है, लेट्स से 31st को पेमेंट जाना है। अब 31st को पेमेंट करने के लिए वो फाइल 31st को अपलोड नहीं करते हैं, उसको 1 या 2 दिन पहले ही अपलोड कर देते हैं। जैसे 29 को या 30 को ही अपलोड कर देंगे। जो ई एडवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, उसको 1 या 2 दिन पहले ही अपलोड कर देते हैं, ओके। लेकिन उसमें एनपीवी डाल देते हैं, नॉट पेएबल बिफोर, कि इस डेट से पहले पेमेंट नहीं करना है। तो उसमें क्या करते हैं वो, जैसे 31st को अगर पेमेंट होना है और 29 को ही फाइल अपलोड कर दी पेमेंट गेटवे पे बैंक के, लेकिन उस पर एनपीवी मतलब नॉट पेएबल बिफोर डाल दी 31st, तो वो 31st से पहले पेमेंट नहीं होगा, वो 31st को ही होगा। तो इसमें यही दिया हुआ है, अगर डिजिटली साइंड पेमेंट एडवाइस है उसको हम लोग बैंक के सर्वर पर पेमेंट गेटवे पे अपलोड करते हैं, तो या तो जिस दिन वो अपलोड हुई है उस दिन पेमेंट की डेट मान ली जाएगी, या फिर अगर उस एडवाइस में कोई स्पेशल डेट मेंशन है कि इस दिन को पेमेंट होना है तो वो डेट ली जाएगी, ठीक है। पेमेंट एडवाइस अदर देन डिजिटली साइंड एडवाइस, अगर डिजिटल पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया है, कोई और मेथड यूज़ किया है, फिर क्या होगा, कौन सी डेट को माना जाएगा कि इस दिन को पेमेंट हो गया। Payment advice other than digitally signed advice, okay, the date of payment shall be reckoned as the date on which such advice is handed over to the bank or the date mentioned in payment advice, whichever is later। अब सपोज डिजिटल पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के अलावा कोई मेथड यूज किया गया, तो जिस दिन हम बैंक को जाके वो जो ऑर्डर होगा पेमेंट का, मतलब जो एडवाइस होगी बैंक को दे देंगे, जाके हैंड ओवर कर देंगे, उस डेट को
डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। या फिर उस एडवाइस में अगर कोई डेट लिखी होगी तो उस डेट को माना जाएगा। लेट्स से हम लोगों ने क्या किया, 20 किसी मंथ की 20 डेट को गए और बैंक को एक एडवाइस दे दी कि आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, एडवाइस मतलब एक ऑर्डर दे दिया बैंक को। एडवाइस मतलब ये नहीं कि सलाह दे रहे हैं जाके किसी को, एडवाइस मतलब डॉक्यूमेंट्स दे दिए पेमेंट करने के लिए। ओके, तो अब बैंक के पास गए, उसको 20th को दे दिया। अब क्या है, बैंक क्या करेगा, 20th को मिला है उसको वो डॉक्यूमेंट, तो हम लोग ये मान लेंगे कि 20th को पेमेंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग उसी एडवाइस में मतलब उसी डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं कि हम दे तो 20th को रहे हैं लेकिन इसका पेमेंट 25 को होना है, तो डेट ऑफ पेमेंट कौन सी मानी जाएगी, 25। मतलब अगर जो एडवाइस है, वो जो डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं, कोई डेट मेंशन नहीं करते हैं, तो जिस दिन वो बैंक को देते हैं वो डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। या फिर अगर हम लोग उस एडवाइस में कोई डेट स्पेशल मेंशन कर देते हैं कि लेट्स से सब 25 को पेमेंट करना है, तो वो जो डेट मेंशन की है वो डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। अगर पेमेंट आरबीआई के थ्रू हो रहा है तो क्या होगा, पेमेंट इज अरेंज थ्रू रिजर्व बैंक। Wherever the payment is arranged through the Reserve Bank by issue of RBI advice, the date of payment shall be reckoned as the date indicated against the relevant entry in the payment scroll rendered by Reserve Bank. Okay, तो अगर हम लोगों ने आरबीआई के थ्रू पेमेंट करवाना है, फिर कौन सी डेट मानेंगे कि किस दिन पेमेंट हुआ है, रिलेवेंट एंट्री इन द पेमेंट स्क्रॉल रेंडर्ड बाय द रिजर्व बैंक। जो भी पेमेंट स्क्रॉल रिजर्व बैंक देगी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी पेमेंट स्क्रॉल देगी, उस पेमेंट स्क्रॉल में जो डेट लिखी होगी उस डेट को मानेंगे कि इस डेट को पेमेंट हुआ है। ओके, ये आरबीआई का केस हो गया। अब फॉरेन करेंसी की बात करें, ठीक है, वेर एवर द पेमेंट फ्रॉम इंडिया इज अरेंज्ड इन फॉरेन करेंसी टू अ पेई इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, पेमेंट इंडिया से हुआ है लेकिन फॉरेन करेंसी में हुआ है और किसी फॉरेन कस्टमर को हुआ है, फिर कौन सी डेट को हम मानेंगे कि इस डेट को पेमेंट हुआ। ओके, सो वेर एवर द पेमेंट फ्रॉम इंडिया इज अरेंज्ड इन फॉरेन करेंसी टू अ पेई इन फॉरेन कंट्री बाय इशू ऑफ एन एडवाइस टू द बैंक, द डेट ऑफ पेमेंट शैल बी रिकॉर्ड एज द डेट ऑन विच द फॉरेन करेंसी इज रिमिटेड एंड इक्विवेलेंट अमाउंट इज एंटर्ड इन द पेमेंट स्क्रॉल बाय द बैंक। अगर हम लोगों ने फॉरेन में कोई चेक दिया या फॉरेन में कोई पेमेंट किया किसी फॉरेन कस्टमर को और फॉरेन करेंसी में किया, तो उस दिन को डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा जिस दिन वो फॉरेन करेंसी उस कस्टमर को मिल गई और इक्विवेलेंट अमाउंट के इंडियन रुपए को बैंक ने स्क्रॉल में एंटर करके हमको दे दिया। समझ में आया? मतलब अगर हम लोगों ने इंडिया से पेमेंट किया फॉरेन करेंसी में किसी फॉरेन कस्टमर को, लेट से अमेरिका में हम लोगों ने पेमेंट किया किसी सपोज बोइंग को पेमेंट किया, ठीक है, एक एरोप्लेन खरीदा था यूएसए से, बोइंग कंपनी से एरोप्लेन खरीदा था। ओके, सो यूएस में पेमेंट किया गया डॉलर्स में, तो किस डेट को माना जाएगा कि पेमेंट हो गया, जिस दिन हम लोगों ने बैंक को एडवाइस दी, ठीक है, और बैंक ने क्या किया, उतने यूएस डॉलर उस कंपनी को दे दिए, जिस दिन वो पैसे बैंक ने उस कस्टमर को दे दिए और इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब उतने ही रुपए को फिर इंडिया के करेंसी मतलब रुपए में कन्वर्ट करके पेमेंट स्क्रॉल में एंटर कर दिया गया। ठीक है, तो उस दिन माना जाएगा कि वो डेट ऑफ पेमेंट है।